बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को। आइजैक न्यूटन 1642 टू 1727 एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट है जिसने डायनेमिक्स और मोशन के रिलेटेड 3 लॉज पेश किए थे जो आगे बहुत ही ज़्यादा काम आए और उन्होंने डायनेमिक्स में बहुत ही कहना चाहिए कि मदद की उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आज उसके हम ये तीनों जो मोशन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और बीच में थोड़ा सा टॉपिक हमारा मास और वेट के एतबार से होगा। ठीक है, अच्छा पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अगर रेस्ट की स्टेट में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक ख़ास वेलोसिटी के लिहाज से चल रही है तो वो उस ही वेलोसिटी में रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन में सीधी ही घूमती रहेगी, अनलेस यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। वो फोर्स एक्ट करके या तो उसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करके मोशन में करेगी, या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करके कम या ज़्यादा करेगी, या रेस्ट में लेकर आएगी। यानी कि एक चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी और उस वक्त तक जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ मिसालें दी हैं। एक बुक है जो एक टेबल पे है, वो टेबल पर ही रहेगी अनलेस समवन पिक्स इट, जब तक कि कोई फोर्स लगाकर उसको उठाएगा नहीं। एक सैटेलाइट स्पेस में है, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, एक ही किस्म की स्पीड के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ, बिकॉज देयर इज नो एयर, वहाँ कोई हवा नहीं है जो फ्रिक्शन का काम करे। ठीक है, तो वो घूमती ही रहेगी जब तक कि कोई किसी दूसरे सैयारे, किसी दूसरे प्लैनेट या कोई और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके अलावा कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, जबकि अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक बॉल रोल कर रही है, वो ठीक है, हाउएवर स्टॉप्स, वो स्टॉप कर जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये बॉल होना ये चाहिए कि बॉल अगर घूम रही है तो ये घूमती ही रहे, ये रुक क्यों जाती है? उसकी वजह यह है बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है, एंड एयर रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें ऐसी इस पर हो रही हैं, और उसके साथ साथ कुछ हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस पर ऐसी अप्लाई हो रही है कि वो उसकी मोशन की जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है, कम कर रही है, रिटार्डेशन पैदा कर रही है और उसको रेस्ट की पोजीशन पे लेकर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ 3 मिसालें दी हैं। एक बुक की मिसाल दी है, वो तो ऑलरेडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही है, उस पर जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसको उठाया ना जाए। दूसरी मिसाल इन्होंने सैटेलाइट की दी। सैटेलाइट की मिसाल जो है वो एग्जैक्ट इस लॉ पर आती है। उसकी वजह यह है कि सैटेलाइट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वो सैटेलाइट मुसलसल सीधी लाइन में मूव करती जाएगी अनलेस के किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ना आ जाए। और तीसरी मिसाल यहाँ पर जो है वो बॉल की है। बॉल को चाहिए कि अगर वो रोल कर रही है तो वो रोल करती रहे, लेकिन वो रुक जाती है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है और उसकी मोशन की पोजीशन को रेस्ट की पोजीशन पर लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये न्यूटन का जो ये लॉ है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है इन तमाम मिसालों पर। ठीक है, पहली मिसाल पर वो रेस्ट में ही है, रेस्ट पर ही रही, और मोशन उसने उस वक्त किया, मूवमेंट उसने उस वक्त की बुक ने जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, किसी भी इंसान ने उसको उठाया। दूसरी बिल्कुल सही है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में है सैटेलाइट, और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रही जब तक कि उस पर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल कोई फोर्स अप्लाई न हुई। और तीसरी चीज़ ये है कि वो मूविंग पोजीशन में थी बॉल। ठीक है, वो उस पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ने एक्ट किया और उसकी वेलोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करके रेस्ट की पोजीशन पर ले आई। ठीक है, अच्छा जी, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहलाती है?
पहले हम इनर्शिया को समझ लें। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी, वो चीज, वो प्रॉपर्टी वो उस बॉडी को रखती है उसकी रेस्ट की पोजीशन पे अगर वो रेस्ट में हो, ठीक है, और मोशन की पोजीशन पे अगर वो मोशन में, ठीक है। हर बॉडी के अंदर ये ताकत है कि अगर वो, ये कुव्वत है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, अनलेस के कोई जो है वो फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है। ये उस वक्त तक की बात है जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। और अगर वो मूवमेंट में है तो वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो उसको मूवमेंट में ही रखेगी, ठीक है। तो आमतौर पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी स्टेटमेंट एक है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रॉपर्टी है और इसका जब अगर हम कहें लॉ ऑफ इनर्शिया तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ बनकर सामने आता है, ठीक है। तो अगर आपको इम्तिहान में आए कि लॉ ऑफ इनर्शिया लिखें तो आप एग्जैक्ट यही फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लिखेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे बता दें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। You may have sometimes observed that you put your bag on the seat next to you. Whenever the bus stops, suddenly the bag slides forward of the seat. Why does it happen? ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये जो बैग, जो अगर ब्रेक लगी है तो बैग आगे की तरफ जाता है, तो उसकी वजह यह है कि बैग ऑलरेडी जो है वो मूवमेंट में था, ठीक है। बस वो अगरचे बस के लिहाज से रेस्ट की पोजीशन में था, लेकिन बस से बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से वो मूवमेंट की पोजीशन में था, जैसे आप थे। लेकिन जैसे बस को ब्रेक लगी तो बस को तो ब्रेक लगी है, बैग को थोड़ी लगी है। तो बैग जो मूवमेंट के साथ चल रहा था वो अपनी मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको बरकरार रखते हुए आगे की तरफ जाता है, ठीक है। द बैग वॉज इनिशियली मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज इट वॉज ऑन अ मूविंग बस. When the bus stopped, the bag continued moving forward, which was its initial state of motion, and therefore it slid forward of the seat. ठीक है, अब ये आगे का सवाल है कि वो आगे रुक क्यों जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके आगे पीछे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है, रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है, तो कभी कभी आगे की सीट भी आगे लग जाती है, उसकी वजह से वो रुक जाता है। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी मोशन की स्टेट में था, तो गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से उसने उस मोशन की स्टेट को टेंड किया ताकि उसको कंटिन्यू रखे, ठीक है। अच्छा, आगे मजीद मिसाल दी, व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग द पैसेंजर फील अ बैकवर्ड जर्क, ठीक है। हाँ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी यही है कि जब बस रुकी हुई थी तो पैसेंजर भी रुके हुए थे, लेकिन जैसे बस ने मूव किया तो पैसेंजर तो मूवमेंट में नहीं थे, वो तो रेस्ट की पोजीशन में थे। तो उन्होंने, उनकी बॉडी जो है वो टेंड करती है, कोशिश करती है कि वो रेस्ट की ही पोजीशन पे रहे, जिसकी वजह से एक जर्क सा लगता है, ठीक है। बिकॉज देयर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स along the motion of bus, but the upper part of the body tends to stay at its initial position of rest. Lower part of body तो move करता है बस के साथ, लेकिन upper part जो रुका हुआ था वो tend करता है, कोशिश करता है कि रुका रहे, ठीक है। On the other hand, when you stop paddling your bicycle, it does not stop at once, ठीक है। बाइसाइकिल को जब हम चला रहे होते हैं तो उसके पैडल को तो हम रोकते हैं, लेकिन बाइसाइकिल एकदम नहीं रुकती। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी मोशन में होती है, जिस पर हमने फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन की स्टेट में लेकर आए होते हैं। लेकिन जब पैडल को रोकते हैं तो गाड़ी, साइकिल जो है वो ऑलरेडी मोशन की पोजीशन में होती है, तो वो मोशन की ही पोजीशन में काफ़ी आगे तक जाती है। अब आगे वो रुकती क्यों है? वो रुकती इस वजह से है क्योंकि उस पर कोई और फोर्स आगे ले जाने वाली अप्लाई नहीं हो रही होती, ग्राउंड के फ्रिक्शन से, एयर रेजिस्टेंस से, एक्सवाइजेड इन चीज़ों से जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो आगे रुकती है। लेकिन वो टेंड ज़रूर करती है अपने मोशन की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहलाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा जी अच्छा, ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि एक कॉइन हम रखें किसी पेपर के ऊपर और नीचे ग्लास रखें, और उस पेपर को जो है वो एक इस तरह जो एक अपनी एक उंगली से थोड़ा सा धक्का दें, अचानक धक्का दें, तो वो कागज़ तो निकल जाएगा लेकिन वो सिक्का नहीं निकलेगा, वो नीचे गिर जाएगा। उसकी वजह यह है
कि ये कागज़ तो मूवमेंट में आ गया लेकिन ये मूवमेंट में नहीं था, ये रेस्ट की पोजीशन पे था। ठीक है, तो कागज़ नीचे से निकला और ये रेस्ट की वजह से यहीं रहा। जब कागज़ नीचे से निकल गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको नीचे यहाँ पे खींचा। हम ये कहते हैं कि कागज़ तो आगे निकला, ये सिक्का आगे निकलना चाहिए था, ये क्यों नहीं निकला? तो इसकी वजह ये थी कि ये नहीं निकला, ये रेस्ट की पोजीशन पे था, इसने अपनी रेस्ट की पोजीशन को यहीं बरकरार रखा। जब कागज़ निकल गया तो उस पर एक दूसरी फोर्स अप्लाई हुई जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उसने इसको नीचे की तरफ खींच लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या कहता है? अच्छा, पहले हमने पढ़ा था कि एक चीज़ जो है वो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो, एक चीज़ जो है वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव नहीं करेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब हम क्या कहते हैं? व्हेन अ नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक चीज जो है हम कहें कि रेस्ट की पोजीशन पे है, यहाँ कोई एग्जांपल नहीं, ठीक है, चलें, रेस्ट की पोजीशन पे है एक फोर्स। ठीक है, तो एक चीज, तो उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रेस्ट की पोजीशन पे है अभी। ठीक है, इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इट मींस इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तो जाहिर है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और ये एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ फोर्स लग रही है, और ये रेस्ट में जो एक चीज़ थी इसका एक मास है, तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली, बल्कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, और जितनी कम फोर्स होगी उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उतनी कहना चाहिए कि एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, और जितना कम मास होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर 4 kg की चीज़ है, ठीक है, और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन लग रही है। लेकिन अगर 2 kg की चीज़ है, कम हो गई, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। 2 न्यूटन हम लगा रहे हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा वो साफ वाजे करके समझाता हूँ। फोर्स, ये एक बॉडी है, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन पे, इसका मास है m, इस पर फोर्स लगती है 2 न्यूटन। ठीक है, फोर्स लग रही है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका मास है 2 kg। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ लिख 2 kg। ठीक है, अब अगर ये मास हम बढ़ा दें, इसको कर दें 4 kg, तो ये एक्सेलरेशन डाउन हो जाएगी। इट मीन्स कि ये मास बढ़ा और ये एक्सेलरेशन कम हुई, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, और जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। यही चीज़ यहाँ बताई है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन m। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 अपॉन से शो करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो है वो डायरेक्ट इस तरह शो करते हैं बगैर 1 अपॉन। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर हमारे पास F और M आ गए। अब
जब इन्वर्स का प्रोपोर्शन का साइन हमें हटाना होता है, इसको इज इक्वल टू साइन में इक्वेशन में लेकर आना होता है, तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। हमें अभी नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, लेकिन इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हमने एक फर्जी इक्वेशन कांस्टेंट डालकर इसको एक इक्वेशन बना दी, जो हमारे पास आ गई a इज इक्वल टू के इंटू एफ अपॉन एम। ये मैं दोबारा बताऊं, जब हमारे पास एक प्रोपोर्शन मौजूद होती है, ये प्रोपोर्शन का निशान है बीच में, तो इसको ख़त्म करके इक्वल के इक्वेशन के निशान में लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना होता है। जब हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम के से शो करते हैं, तो ये निशान इज इक्वल टू का हो जाता है। ठीक है, उस तरह हमने करके इसको इक्वेशन में बना लिया, ताकि हम इसको मज़ीद इससे कोई इक्वेशन, सही इक्वेशन निकाल सकें। ठीक है, जब हमने ये बनाया a इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हमने यूज कर लिया, तो प्रोपोर्शन का निज़ाल इक्वल हो गया, बाकी ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको आप अगर देखें ठीक है, m को आप इधर ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू एम ए, यही चीज़ नीचे आ गई आपके पास। टेकिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट को हमने यहाँ 1 फर्ज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि हमने 1 मान लिया, तो फोर्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फोर्स ही आ गई। तो f इज इक्वल टू एम ए, ये बहुत अहम इक्वेशन है, ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर मोशन में है, उसको हम रोकेंगे तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन है, वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब कोई फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर, तो वो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फोर्स से, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है मास से। और उसके बाद बीच में हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, इक्वेशन बनाकर हम इसके आखिर में निकाल लेते हैं कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, आगे वर्क एग्जांपल आ गई, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है, ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक आ गया मास एंड वेट का, इसको हम जो है बल्कि पहले देख लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मास एंड वेट। ठीक है, वेट जो हम आम ज़बान में, आम लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं, वो अलग होता है। देखें, मास जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर मौजूद होता है, ठीक है, वो चाहे हाई डेंसर हो चाहे लो डेंसर हो, ठीक है, उसके अंदर जो मैटर मौजूद है वो कहलाता है मास। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, आप इसको कहीं भी लेकर जाएं। ठीक है, तो मास सपोज किसी चीज़ का 2 kg है, तो वो किसी भी एटमॉस्फेयर में जाए उसका मास 2 kg ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो यही बात यहाँ पे बताई, मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी एंड इज मेजर्ड इन kg, ये kg में मेजर किया जाता है। वेयर एज वेट, अब ये चीज़ है एक चीज़, ठीक है, इसके अंदर एक मास है, क्या है, वेट इज द फोर्स। अब इस मास के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये फोर्स जो है ये फोर्स जो है ये कहलाती है वेट। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज वेट। वेट क्या होता है, ये तो हमारे पास मास आ गया, देखें, ठीक है, ये मास आ गया, और वेट हमारे पास है। इस मास और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेट आता है, तो थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, मास एक मटेरियल है जो किसी भी चीज़ में मौजूद है, जबकि वेट एक फोर्स है जो ज़मीन एक्सर्ट करती है हर चीज़ पर उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, तो मास इंडिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए, जबकि वेट जो है वो डिफरेंट होता है। अर्थ, हम ज़मीन से जितना दूर जाते जाएं तो वो फोर्स जो अर्थ की है वो मुख्तलिफ होती जाती है। इसी तरह अगर हम मून पर पहुंच जाएं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसी तरह और किसी जगह पर चले जाएं या पहाड़ वगैरह की तरफ जाएं तो वहाँ ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो निस्बतन दूसरे निचले एरियाज से मुख्तलिफ होती है, कम होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो मास इंडिपेंडेंट होता है, वो हर जगह एक ही रहता है, जबकि ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या वेट जो है वो हर जगह के मुताबिक चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे क्या बात है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी वाइल वेट इज मेजर
ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स ऑन दैट मैटर, ठीक है। मास जो है वो किसी भी चीज का मैटर है जो उसके अंदर मौजूद है, जबकि वेट वो ताकत है, वो फोर्स है कि वो कितनी है जो उसको नीचे की तरफ, जमीन की तरफ या किसी भी खींचने वाली चीज की तरफ खींच रही है, ठीक है। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड रिमेन्स द सेम। ये सारी चीजें वहीं आगे जो नीचे भी आ रही हैं, ठीक है। तो हम इस चार्ट को ही देख लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन चार्ट, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, ठीक है। इसमें हम किसी चीज को कंसिडर नहीं करते कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जबकि वेट जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, हर जगह पर ये एक ही होता है, जबकि वेट मुख्तलिफ जगह पर चेंज होता रहता है जिस किस्म की जगह हो, ठीक है। वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मास जो है मेजर किया जाता है केजी में, जबकि वेट जो है चूंकि ये एक फोर्स है ये न्यूटन में मेजर की जाती है, ठीक है। और मास के लिए जो है वो बैलेंस इस्तेमाल होता है, फिजिकल बैलेंस, ठीक है, इज मेजर्ड यूजिंग अ पेन बैलेंस, अ ट्रिपल बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जबकि वेट जो है उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस जो है वो इस्तेमाल होता है, जो स्प्रिंग लिए होता है, ठीक है। स्प्रिंग का होता है, इस तरह स्प्रिंग होती है, ठीक है, और उसके नीचे हम किसी चीज को लटकाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक आ गया था बीच में मास और वेट का, ये थोड़ा सा रिलेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, इसलिए इसको जिक्र कर दिया, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये याद रखना है, इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट होगा, एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा, इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट होगा, ठीक है। इसकी चंद मिसालें हम देख लें। ये एक टेबल है, इस पे एक किताब रखी है, एक बुक रखी है, ठीक है। अच्छा जी। यार इसका व्हेन यू पुट अ बुक ऑन द टेबल द बुक पुशेस द टेबल डाउनवर्ड। ये बुक जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती है वेट की वजह से, जो इस टेबल को नीचे की तरफ पुश करती है, ठीक है। क्योंकि ये बुक नीचे जा रही है वेट की वजह से, तो ये टेबल पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, ठीक है, जो टेबल को डाउनवर्ड पुश कर रहे होते हैं। उसके रिएक्शन में द टेबल पुशेस बैक द बुक अपवर्ड। ये टेबल भी उस पर एक जोर लगा रहा होता है, एक फोर्स लगा रहा होता है जो उस बुक को ऊपर की तरफ धकेल रही होती है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना टेबल नीचे की तरफ जाता है ना बुक ऊपर की तरफ जाती है, बल्कि दोनों अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर जो है वो रहती हैं, ठीक है। अब हम रॉकेट की मिसाल ले लें, ठीक है। दो तीन मिसालें इन्होंने दी हैं। एक ग्राउंड की है, हमारे चलने की है। जब हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं, ठीक है, उस पर जोर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि ग्राउंड जो है हमें पुश बैक करता है और इस तरह हमें चलने में मदद होती है। While walking on ground, you push the ground with feet, the ground pushes you back, thus you move, ठीक है। As these forces always occur in pairs, so when one body pushes against another, the second body pushes back just as hard. एक बॉडी जब एक चीज को पुश करेगी तो उसके बैकवर्ड दूसरी डायरेक्शन में जो है उसी के इक्वल जो है वो दूसरी बॉडी भी उसको पुश करेगी, ठीक है। तीसरी मिसाल इन्होंने यहाँ जो है वो रॉकेट की भी दी है। रॉकेट की, बहरहाल हम रॉकेट को देख लें कि रॉकेट जब इससे गैसेस निकलती हैं तो ये गैसेस जो हैं नीचे की तरफ धक्का देती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में ये एक्शन होता है, जिसके नतीजे में रिएक्शन होता है। ये जो रॉकेट जो है इस फोर्स के अगेंस्ट जो डायरेक्शन में जो है वो कहना चाहिए रिएक्शन देता है और ये ऊपर जो है जाने लगता है, ठीक है। While standing on ground, the gravity pulls you down against the ground. The ground pushes up against your feet, ठीक है। ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, और ग्राउंड आपको पुश करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। दोनों फोर्सेस जो है वो कैंसल आउट होने लगती हैं। When a rocket ignites, जब रॉकेट जो है अपना फ्यूल
जलाता है, बिहाइंड इट अपने पीछे द एक्सपेंडिंग एग्जॉस्ट गैस पुशेस ऑन द रॉकेट, ये गैस जो है रॉकेट को पुश करती है, ठीक है, कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट, इसकी वजह से ये आगे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो ये थे न्यूटन्स के तीनों लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे बहुत सारी चीज़ों में डायनामिक्स में खासतौर पर ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।